हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50वां नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। यह बुक जो है सो अंकित सर का बुक है, रोजगार विद अंकित सर। यह बुक जो है स्पेशलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी के लिए है और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। इस बुक से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और आगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बात ये होती है कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से जो ऑप्शन बनता है उससे क्वेश्चन पूछ लेता जाता है, यानी कि उससे ऑप्शन जितना रिलेट उसके ऑप्शन से रिलेट से जितना क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या को कैसे निर्धारित की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए, बात करते हैं प्रोटॉन से लेकर, ठीक है, यानी कि परमाणु के बारे में। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होती है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु की संख्या होगा। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालें, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या को जब ऐड करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या से तब हमारा द्रव्यमान संख्या निकल कर आती है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को यानी कि न्यूमेरिकल को बनाने में काम आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, ठीक है। एक तत्व की जो आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या कितना है, 298 है। यदि इनके नाभिक में न्यूट्रॉन कितना है, 196 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी। तो अभी हम क्या बात किए कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं ये से, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है सो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जब द्रव्यमान संख्या 298 दिया है और न्यूट्रॉन, तो इसकी परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या जैसे पूछ रहा है, क्योंकि परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन जो दिया गया है सो कितना दिया गया, 196 दिया गया। तो यदि इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी कि साइड चेंज करने पर साइन भी बदलता है। तो 8 में 6 गया तो 2 हो गया, 9 में 9 गया तो 0 हो गया, 2 में 1, यानी कि 102 हो गया। 102 कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ठीक इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो हम लोग सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7। तो इसका हो जाता है प्रोटॉन संख्या। अब हम लोग द्रव्यमान संख्या नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 14 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह कितना होता है, 14 होता है। अब बोल रहा है कि न्यूट्रॉन संख्या निकालें, तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। और इसका द्रव्यमान कितना हो गया, इतना हो गया, 14 हो गया। जब इसको जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में 7 देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसे से बना होता है। तो अभी हम लोग बात किए कि परमाणु जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होती है, देखिए हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो होती है वह किससे बनी होती है, तो केवल इसमें जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होती है, 1 होती है, ठीक है।
तो और यदि इसको बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान, तो इसका तो एक ही होता है। तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक संख्या जो होती है वह एक होती है, यानी कि परमाणु संख्या इसका एक होती है। तो प्रोटॉन जो होगी, प्रोटॉन की संख्या कितना होगी, एक होगी, तो केवल एक प्रोटॉन होगी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील रहता है तथा हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की क्या क्या होती है, तो एक प्रोटॉन होती है और एक इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। जबकि इसमें न्यूट्रॉन जो होती है सो नहीं होती है। प्रोटॉन जो होती है सो नाभिक में उपस्थित होती है और इलेक्ट्रॉन जो होती है वो चारों ओर गति करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है, तो H1, H2 और H3। तो हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है, 3। परमाणु संख्या एक होती है किंतु उसको द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 होती है। परमाणु संख्या जो होती है वह एक होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वह 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ये हो गया हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का, तो इस प्रकार से इसका 3 समस्थानिक दिया गया है। और कैसे बात करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, ठीक है। हाइड्रोजन, अभी क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ें कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होती है, परमाणु संख्या तो सेम रहता है, द्रव्यमान संख्या बदलती है। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होती है, प्रोटियम होती है, ड्यूटेरियम होती है और ट्राइटिरियम होती है। 3 समस्थानिक होती है। समस्थानिक ट्राइटिरियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समस्थानिक ट्राइटेरियम का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। और परमाणु द्रव्यमान पूछेगा, द्रव्यमान का संख्या तो 3 होगा, जैसे कि H 3 हो गया। ड्यूटेरियम को पूछता है तो परमाणु द्रव्यमान 2 होता और परमाणु संख्या 1 होता। और प्रोटियम को पूछता है तो 1 होता, 1 होता, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो 1 और 3 के साथ सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटियम के नाभिक में क्या क्या होती है, तो प्रोटियम के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन, ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तथा ट्राइटेरियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रोटियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होती है सो 1 ही होती है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन होती है एवं 1 न्यूट्रॉन होती है। ट्राइटेरियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होती है। ट्राइटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अनुपात जो होती है सो 2:1 होती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्राइटियम के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अनुपात जो होती है वह कितना होती है, तो 2:1 होता है, इसलिए रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करता है। तो ट्राइटेरियम जो है रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करता है क्योंकि इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो होता है सो 2:1 होती है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं,
तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि समान रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। तो कोई भी तापमान हो जिस पर यानी कि जिस तापमान, जब गैस का आयतन जिस तापमान पर शून्य होता है तो उसे परम तापमान कहते हैं। गैस का आयतन शून्य कहाँ पे होती है, तो परम तापमान पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, परम तापमान कौन कौन सा है। परम तापमान जो होती है सो -273 डिग्री सेल्सियस या तो 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। अब देखते हैं बॉयल के नियम के अनुसार उसका कहना क्या था, चलिए समझते हैं। बॉयल का नियम के अनुसार इसका कहना ये था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होती है इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बॉयल का नियम का कहना था, बॉयल को कहना था कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहती है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होती है वह किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब का व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तापमान जो है उसे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV = K स्थिर रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ें कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है तो उसका द्रव्यमान जो होती है वह टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहती है तो उसका आयतन जो होती है सो दाब का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, नियत तापमान पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है, नहीं, किसी नियत तापमान पर, ठीक है। नियत तापमान है दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब, किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के दाब तथा आयतन के गुणनफल स्थिर रहता है, अतः PV = K स्थिरांक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, यहाँ हम लोग इसके लिए हम लोग को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग थ्योरी से समझेंगे बॉयल का नियम, गैस का नियम हम लोग क्या पढ़ेंगे, आने की सो थ्योरी में समझेंगे, अलग से डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिए निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले थे, कौन सा गैस नियम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बॉयल का नियम क्या हो गया, ये गैस से नियम संबंधित है। जूल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो के नियम, बॉयल का नियम, ये सब जो से अलग है, जो हम लोग लॉ में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी बॉयल का नियम पढ़ें, उसी में से चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम उसी चैप्टर में फंसता है। इसके लिए हम लोग अलग से हम लोग न्यूमेरिकल टाइप में इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सो जूल का नियम सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जूल का नियम विद्युत धारा से संबंधित होती है। चार्ल्स का नियम जैसे कि स्थिर दाब पर यानी कि इसका प्रेशर जो रहती है कांस्टेंट रहती है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम
परम तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल T। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला से समझेंगे, ठीक है। पहले बता रहे हैं तो आप लोग लिख कर रख लीजिएगा कि जो चार्ल्स का नियम है, बॉयल्स के नियम है, वो हम लोग थ्योरी से पढ़ेंगे अच्छा से, कैसे समानुपाती होती, कैसे क्या होती है सो। अब देखते हैं एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें से ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान क्या है? तो इसके लिए अभी जैसे कि हम बोले थे कि बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, उसमें से इसका फॉर्मूला निकलता है, तो उसमें इसको कवर करेंगे न्यूमेरिकल के साथ में। निम्न में से कौन विसरित नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन विसरित नहीं होती है। तो मेथी पाउडर जो है वह विसरित नहीं होती है, जबकि अगरबत्ती का धुआं विस्तृत हो जाता है, धुआं विस्तृत हो जाता है, इत्र का वाष्प भी विस्तृत हो जाता है। विभिन्न गैसों के स्वतः मिश्रित होने की क्रिया को विसरण कहते हैं। ग्राहम के विसरण अनुसार ताप और दाब के समान परिस्थितियों में गैसों के विसरण की दरें उनके घनत्व के वर्गमूल व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोई बात नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, न्यूमेरिकल में देखेंगे। इनमें से विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि गैसों का विसरण जो होती है उसका घनत्व में जो होती है क्या क्या डिफरेंट होती है। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। गैसों की विसरण की दर जो है उसके ताप, दाब तथा वेग पर निर्भर करती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा, बार बार रिपीट होता है कि गैसों के विसरण की दर किस पर निर्भर करती है। तो गैसों का विसरण का दर जो है उसका ताप हो गया, दाब हो गया तथा वेग पर निर्भर करती है, जबकि आयतन पर निर्भर नहीं करती है। गैसों के विसरण दर जो है उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि गैस अवस्था में पदार्थ को ना आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। जैसे कि गैस है, ठीक है, गैस को हम सिलेंडर में रख देते हैं तो इसी आकार में वह आ जाता है, इसका आयतन जो होता है ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए यह आयतन पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी बात की थी विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, तो निर्भर अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, वही डिस्कस किया ना। विसरण में कण जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विसरण में कण जो होती है वह किस ओर से किस ओर जाती है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। गैसों की विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में गैसों में अधिक होती है। अब देखते हैं विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में है। तो यह बिल्कुल सही है। यह भी सही है कि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों में अधिक होता है। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। गैसों में विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ होना चाहिए था कि उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है, तब सही हो जाता।
तो ये क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया है। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण किस गैस के लिए सही प्रकार लागू होता है? अभिलाक्षणिक गैस समीकरण जो है पी भी इक्वल टू एन और टी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होती है? तो आदर्श गैस का जो फॉर्मूला होती है, यानी आदर्श गैस के लिए क्वेश्चन पूछेगा ये समीकरण, यानी कि पी भी इक्वल टू एन आर टी, और ये समीकरण जो होती है वह आदर्श गैस के लिए लागू होती है। अब देखते हैं आदर्श गैस जो है ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में बॉयल के नियम जैसे कि चार्ल्स के नियम और अवगाद्रो के नियम को पुनः पालन करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नियम है, कौन सा गैस का नियम है जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवगाद्रो के नियम को पूर्णतः पालन करती है? तो आदर्श गैस का नियम पालन करती है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि गैस की मात्रा जो होती है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। हम लोग इसे अच्छा से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, थ्योरी के साथ में समझेंगे। प्लीज धैर्य रखिए। बॉयल के नियम के अनुसार अभी हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग बाद में समझेंगे इसको, एकदम थ्योरी के साथ समझेंगे कैसे समानुपाती होती है, कैसे व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती है? तो हम लोग पहले डिस्कस क्वेश्चन किए थे कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो कौन सा नियम होती है? तो कौन सा नियम बताती है कि गैस का आयतन जो होगा वह दाब के, यानी कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो बॉयल का नियम होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, टाइटेनियम जो है, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिविटी तत्व है, जबकि टाइटेनियम नहीं है। वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः अदृश्य होना, उच्च भेदन क्षमता और उच्च ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन करता है, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः अदृश्य होता है, भेदन क्षमता उसका उच्च होता है और विकिरण का उत्सर्जन करता है, तो वह रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। टाइटेनियम क्या होती है? तो टाइटेनियम जो है एक लोहे जैसा धातु है, ध्यान दीजिएगा। हेनरी बेक्यूरेल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? तो हेनरी बेक्यूरेल रेडियोधर्मिता, यानी कि हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। अब बात कर लेते हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। हेनरी बेक्यूरेल ने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती है, यानी कि अपने आप में उत्सर्जित होती है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त हुआ था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे कि ये धातु का आयस्क क्या है या किससे प्राप्त हुआ है। तो रेडियम जो है वह किस खनिज से प्राप्त हुआ है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पिच ब्लेंड की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम एक अत्यंत रेडियो सक्रियता तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों, यानी कि पिच ब्लेंड एंड कार्नोनाइट में पाया जाता है। तो पिच ब्लेंड और कार्नोनाइट में क्या पाया जाता है? रेडियम पाया जाता है, यानी कि रेडियम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों आयस्क से, यानी कौन सा तत्व कौन सा आयस्क से प्राप्त हुआ है, ये सारे टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
अब देखते हैं परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। परमाणु के भीतर जब न्यूट्रॉन बल लगाता है प्रोटॉन पर तो वह बल जो होती है सो क्या कहलाता है, तो वह बल जो होती है इसे नाभिकीय बल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या क्या होती है, प्रोटॉन होती है तथा न्यूट्रॉन होती है। परमाणु तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो नाभिकीय बल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय बल जो होती है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वह आवेश पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बलों में से एक है। पूछेगा प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन है, तो वह है नाभिकीय बल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कम दूरी का बल होती है। नाभिकीय बल जो होती है सो कम दूरी का बल होती है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सी है, तो जितना भी परमाणु हथियार बनता है उसमें प्रयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक जो इसे कौन है, तो यूरेनियम है और प्लूटोनियम है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सब थोड़ा समझ लेते हैं कि परमाणु हथियार जैसे कि बम हो गया, तो यह परमाणु हथियार, परमाणु बम जो हथियार है वह किस पर आधारित होते हैं, तो परमाणु बम किसके पानी फटने के काम करता है, तो परमाणु बम जो होती है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। परमाणु बम को बनाने के लिए भारी नाभिक वाले परमाणु जैसे कि यूरेनियम हो गया और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, अमेरिका द्वारा जापान पर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है जो इसके रिलेट से पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग निरीक्षण में जैसे कि आंतरिक संरचना, दोष या विदेशी वस्तुओं को प्रकट करने और भोजन के रोगाणुनाशन में किया जाता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें का उत्सर्जन करता है जिसके कारण इसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है किसका उत्पादन करता है, गामा किरण के, जिसके कारण से इसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था। तो यह क्वेश्चन जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का पूछा जाता है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज जो किया था वह किसने किया था, तो युकावा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं एस एन बोस ने किसका खोज किया था, तो बोसान कण का। कैस्कोग्राफ को किसने खोज किया था, तो जेसी बोस ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे कि अभी रेडियम जो होती है कहाँ से प्राप्त, यानी कि पिच ब्लेंड से, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिच ब्लेंड जो है वह किससे संबंधित है, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक आयस्क है, ठीक है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक आयस्क है, इसे यूरेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस क्या किए थे, रेडियम, ठीक है। रेडियम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया है, तो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन पे अभी पढ़े थे कि पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक आयस्क है, इसे यूरेनाइट के रूप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी बेकेरेल ने किया था, जो कि अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व में क्या क्या होती है, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा
कि नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वह विद्युत ऊर्जा की परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक उत्पन्न होता है, जिनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान, कृषि रोगों का उपचार, उद्योग धंधों आदि में किया जाता है। यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? ठीक है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है, मान लीजिए ए है, ठीक है, यह किसी भी अभिक्रिया से क्या किया? ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो वह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन या कोई अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करता है या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को दर्शाता है, तो वह उसे ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि वह पदार्थ जो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का यदि निष्कासन करता है यानी कि त्याग करता है, फिर भी वह क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अभिक्रिया MgO + CO जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम जो है सो साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, तो जुड़ा है किसमें? तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था और एक था, यहाँ पे कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें ऑक्सीकरण या प्रक्रिया से ऑक्सीकरण हुआ तो किस में हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या क्या होती है? तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। तो एक वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एजेंडा में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? यानी कि पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो ध्यान दीजिएगा, पेयजल को जो यानी कि शुद्ध करता है वह कौन सा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा ऑप्शन को देखने मिल रहा है? डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वह पेयजल यानी कि पीने वाला पेयजल मतलब होता है पीने वाला जल को शुद्धि करने के लिए वह अच्छा है। अब देखते हैं ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है वह अवकृत होती है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। उदाहरण जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होती है? ऑक्सीकारक। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या करती है? जिसका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जैसे कि उपस्थित जीवाणुओं को, जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है
ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उसको किस टाइप से दर्शाया गया जाता है? चलिए, यानी कि ऑक्सीकृत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर उसका जो होता है सो सी के साथ से हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अपचयन समझिएगा। अपचयन जो होती है सो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें से एक पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व को निष्कासन करता है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी को दर्शाता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, कमी होगी, उसे हम लोग अपचयन के संबंध में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर में है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागना क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यहाँ ग्रहण करना। तो यहाँ कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन पूछ रहा है अपचयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हाइड्रोजन को संयोजन करना बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन को निष्कासन करना बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बिल्कुल सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना यह सही नहीं है, मतलब गलत है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ग्रहण करना है, त्यागना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या कर रहे थे? अपचयन वगैरह, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? बाद में समझेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। और कई सारे रिएक्शन का क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा यदि समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया, ये सब सारे को बाद में समझेंगे। द्विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, कौन सा अभिक्रिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दहन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण जैसे लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या है? दहन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी चीज़ को जलना क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं, फिर यहाँ आप चायक वगैरह आ गया कि तो इसका हम लोग जैसे क्या करेंगे, थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छा से समझ में आएगा। अपचायक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अपचायक किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे हम लोग अपचायक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो जिंक जो है वह तांबे से अधिक अभिक्रियाशील तत्व होती है। जैसे कि बात करते हैं, जिंक तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। किसी तत्व की क्रियाशीलता जो होती है अभिक्रियाशील श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर घटती है, यानी कि यदि ये है, यहाँ पे मान लीजिए ये है, ये तो ऊपर से यदि नीचे आएगा तो इसका अभिक्रियाशील तत्व जो से घटेगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उस यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से उसे विस्थापित कर देती है। इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? ठीक है, देखिएगा, पोटेशियम है, सोडियम है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ध्यान रखिएगा, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसका अभिक्रियाशील जो से क्या होती है? कम होती है। तो क्वेश्चन की सबसे कम किसकी है? तो चांदी दिया गया है, सोना दिया गया है, सोडियम, मरकरी।
तो सोना का सबसे कम है, ठीक है। तो इसका जो से केमिस्ट्री में होती है, आप लोगों को अभिक्रियाशील धातु को एक टॉपिक दे देंगे, यानी कि सभी को एक ही साथ दे देंगे कि कौन सा अभिक्रियाशील धातु है, इस टाइप से घटता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि देख सकते हैं अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि धातुओं के अभिक्रियाशील के अनुसार अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन सा देखिए, पोटेशियम, ये याद रखिएगा, चार्ट मिल गया, ठीक है, यही चार्ट है अभिक्रियाशील धातु का। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, यानी कि पोटेशियम जो है सो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना जो है सो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो यही चार्ट है, यही चार्ट से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, यानी कि ऑप्शन में 4 दे दिया रहेगा और इसके अनुसार से बनाएगा। इससे अभिक्रियाशील कौन, इससे कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, लेड है, लेड से ज़्यादा आयरन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन है। तो अभी हम लोग बात किए थे, इसमें हम लोग क्या बात किए थे, इसमें धातुओं को अभिक्रियाशील धातु को अवरोही क्रम में घटाने बोल रहा था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे प्रतिक्रियाशील कौन सा है, प्रतिक्रियाशील। तो अभी हम लोग को पहले समझिए, अभी हम लोग क्या समझे थे, हम लोग समझे थे कि उसका अभिक्रियाशील, ठीक है, लेकिन अभी पूछ रहा है कि प्रतिक्रियाशील। तो प्रतिक्रियाशील जो से सबसे अधिक, तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो होती है वह कैल्शियम की होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अब देखते हैं निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन कर सकती है, यानी कि आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित कर सकता है। तो लोहे से अभिक्रियाशील धातु किसका होता है, लोहे से ज़्यादा किसका होता है, तो जास्ता का होता है, यानी जास्ता का होता है। तो जास्ता उसको विस्थापित कर देगा। अब देखते हैं जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करती है। तो कॉपर जल मिश्रित जो होती है वो HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, कॉपर में हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अपचयन होती है, इसलिए तांबा हाइड्रोजन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को गतिविधि श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, यानी कि आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को तब तक बाय बाय। और आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।